स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुर्खियों से आगे। आज एक ऐसी खबर सुर्खियां बन रही हैं जिसके आगे भी जाना होगा, पीछे भी जाना होगा, दाएं बाएं जितनी भी दिशाएं हैं, हर तरफ से उसे समझना और बूझना होगा कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल कभी कभी ऐसी मूवीज आती हैं जो फिल्म खत्म तो हो जाती है, लेकिन उसमें ये गुंजाइश रहती है कि आज नहीं तो कल या कभी ना कभी तो उस पर दोबारा फिल्म बन सकती है। मैट्रिक्स मुझे एक ऐसी फिल्म याद आती है जो जब बनी थी तो किसने सोचा था कि सेकंड या थर्ड उसका पार्ट आ सकता है, लेकिन सेकंड पार्ट भी आया, थर्ड पार्ट भी आया और अभी भी गुंजाइश है कि उसे रीमेक किया जा सकता है। चुनावों के दौरान जब नॉमिनेशन चलते हैं, नॉमिनेशन खत्म होने के बाद मोटी मोटी पिक्चर तो क्लियर हो जाती है, पूरी पिक्चर क्लियर होती है नाम वापसी के बाद। लेकिन नाम वापसी तक सुर्खियां बनती है किसी बागी का, किसी निर्दलीय का नाम वापस लेना। लेकिन एक संभावना यह बन रही है कि हो सकता है एक राष्ट्रीय दल का प्रत्याशी अपना नाम वापस ले ले। मैं बात कर रहा हूं डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट की। जिस तरह से एन मौके पर इतनी इतनी चीजें हुई हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप अर्जुन बामनिया का नाम चल रहा था, लगभग 2:30 बजे तक सभी ये सोच रहे थे। उस वक्त न्यूज रूम में मैं कुछ इस तरह से कूद रहा था कि मैं अपने पूर्वजों को टक्कर दे सकूं, आपके हमारे जो पूर्वज हैं उनको टक्कर दे सकूं। लेकिन कांग्रेस ने हमारे पूर्वजों को टक्कर देने की ठानी और मेरे से ज्यादा उछल कूद वहां पर नजर आई। राहुल अवस्थी और दिनेश कसाना मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, कुछ गलत कहा मैंने? बस पूंछ का ही फर्क था, बाकी आपने सही कहा। स्थिति बिल्कुल ऐसी बनी और आपने कहा कि दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह आज आपको ये समझने के लिए राजस्थान के दक्षिण में जाना होगा। एक दिशा तय हो गई, लेकिन उस दक्षिण में दक्षिणपंथी पार्टी ने तो तय कर लिया कि उसको क्या करना है। अगर किसी को पता नहीं है तो वो है कांग्रेस। इतनी उलझी हुई कांग्रेस, क्या करना है क्या नहीं करना है समझ ही नहीं पा रहा है। एक कैंडिडेट उतारना है या नहीं उतारना है, कहाँ गफलत की स्थिति बनी हुई है यही पता नहीं है। जिनको नॉमिनेशन फाइल करना था वो बाहर खड़े रहे, अब वो पता नहीं कौन से फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे। शायद कुछ उनको उम्मीद थी कि ऊपर से कुछ आदेश आएगा, या फिर जिस डमी ने दाखिल किया नॉमिनेशन वो किसी फ़ोन के आने के बाद किया। ये गफलत ऐसी गफलत थी कि जो एक राष्ट्रीय पार्टी, कम से कम कांग्रेस जैसी पार्टी को शोभा नहीं देती, उनके लिए अच्छा नहीं है। और एक आम आदमी तो कम से कम इससे यही बात निकालेगा कि कांग्रेस को कुछ पता ही नहीं है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में करना क्या है। क्या ये स्थिति महेंद्रजीत सिंह मालवीय के जाने के बाद में बनी है, या फिर वो अभी तय नहीं कर पा रहे कि बाप के साथ में अगर वो गठबंधन करते हैं तो क्या फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा। क्या बाप डर इस बात का है कांग्रेस को, जहाँ तक मैं समझता हूँ डूंगरपुर बांसवाड़ा को, एक बार अगर कोई एक प्रत्याशी बाप से जीत करके कांग्रेस के समर्थन से आ गया तो कांग्रेस की ज़मीन साफ हो जाएगी, बचा कुचा कुछ नहीं बचेगा। कई लोग ऐसे हैं जो नफरत करते हैं, मन से नफरत। पर ये बात तो यहाँ के जमीनी नेता समझ रहे थे, आलाकमान तो चाहता था कि गठबंधन हो। मैं जो अगली बात बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ, वैचारिक रूप से कांग्रेस के जो नेता हैं, देखिए बांसवाड़ा डूंगरपुर पारंपरिक रूप से कांग्रेस की सीट्स रही हैं और यहाँ के जो वोटर्स हैं वो कांग्रेस के रहे। 2014 के बाद में परिवर्तन बड़ा आया, लेकिन यहाँ की परिस्थिति ये कहती है कि यहाँ कांग्रेस के मानसिकता के जो लोग हैं, ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाले, वो बाप के साथ बिल्कुल, या इससे पहले बीटीपी थी, उनके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, असहजता है। वो नहीं चाहते कि उनके साथ कोई गठबंधन हो, अगर होता है तो वो उनकी ज़मीन खत्म करता है। डर इसी बात का है। तो कांग्रेस डरी राजकुमार रोत की कल की नामांकन रैली के बाद। देखिए, नामांकन रैली राजकुमार रोत की ऐतिहासिक थी। जैसा आज रविंद्र सिंह भाटी की थी, वैसी पश्चिम में उसकी चर्चा हुई और दक्षिण में राजकुमार रोत, दोनों ही तीसरे मोर्चे हैं। रविंद्र सिंह भाटी भले ही निर्दलीय हों, लेकिन राजकुमार रोत ने अपनी अलग पार्टी बनाई, भारतीय आदिवासी पार्टी, और पहले ही चुनाव में, विधानसभा चुनाव 2023 में उन्होंने 3 सीटें जीतने में सफल रहे। और कांग्रेस बीजेपी दोनों की नींदें ये कह सकते हैं कि राजकुमार रोत ने दक्षिण में उड़ा रखी है। और ये महेंद्रजीत सिंह मालवीय को बीजेपी में लेने का बड़ा कारण भी यही माना जा रहा है कि कांग्रेस का जो वोट है, जो लगातार बीएपी, पहले बीटीपी में शिफ्ट हुआ और बीएपी में शिफ्ट हो रहा था, उसको किस तरह से बीजेपी अपनी तरफ ले, इसलिए महेंद्रजीत सिंह मालवीय को बीजेपी में एंट्री करवाई। और मालवीय के एंट्री के बाद कांग्रेस पूरी तरह से कंफ्यूज है। कांग्रेस मालवीय का रास्ता रोकना चाहती है और मालवीय के रास्ता रोकने के चक्कर में इतनी कंफ्यूज हो गई कांग्रेस कि खुद तय नहीं कर पा रही कि गठबंधन करना है या नहीं करना है। अभी तक, आज नामांकन की अंतिम तारीख थी और अंतिम तारीख तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने। और देखिए, इसमें दो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया, ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं किया। और इसमें दो बातें हैं। कांग्रेस लीडरशिप तो चाहती है कि गठबंधन किया जाए,
इंडिया अलायंस में चूंकि जो आदिवासी वोट बैंक है उसका बिखराव नहीं हो और इसके चलते बीएपी के साथ गठबंधन कर लिया जाए, मालवीय को भी रोक लिया जाए और एक सीट है वो चूंकि बाई इलेक्शन वहाँ पर हो रहा है बागीदोरा में, तो एक सीट कांग्रेस पार्टी ले ले, लेकिन कांग्रेस पार्टी को बीएपी भी ब्लैकमेल कर रही है। बीएपी भी बागीदोरा की सीट है वो देना नहीं चाहती है, सभी सीटों पर बीएपी लड़ना चाहती है। बीएपी ने पहले ही अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए और अंतिम समय में ये हुआ कि जो वहाँ की स्थानीय लीडरशिप। पर दिनेश इंग्लिश में कहते हैं ना, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। देखिए, लीडरशिप वहाँ की जो लोकल है वो तय नहीं कर पा रही थी और यही कारण रहा कांग्रेस लीडरशिप ने लोकल लीडरशिप पर छोड़ दिया फैसला कि आप जो करेंगे वही फाइनल है। अंतिम समय तक ये हुआ कि बामनिया को वहाँ पर चुनाव लड़वा दिया जाए डूंगरपुर बांसवाड़ा से। मैं अर्जुन बामनिया वहाँ पर मौजूद थे और चर्चा थी कि वो नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन अंतिम समय चूँकि फॉर्म वहाँ पर भरना था और अंतिम समय अरविंद डामोर को वहाँ से नॉमिनेशन फाइल करवा दिया गया। नहीं, लेकिन एग्जैक्टली वहां पर हुआ क्या है? संभावनाएं कई सारी हैं। एग्जैक्टली हुआ तो ये भी हो सकता है कि अर्जुन बामनिया वहां पर दरअसल नामांकन करने ही पहुंचे हों, फिर उनका मन किया कि मैं नामांकन नहीं करूंगा और उन्होंने डामोर को कहा कि नहीं, तुम डमी कैंडिडेट के तौर पे आगे बढ़ो और नॉमिनेशन कर दो, तो ये तो अनुशासनहीनता में गिना जाएगा। देखिए स्वप्निल, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जब राजकुमार रोध की चर्चा कर रहे हैं कि जब नॉमिनेशन फाइल कर सभा थी राजकुमार रोध की, उस सभा में अर्जुन बामनिया के बेटे हैं, उपजिला प्रमुख हैं विकास बामनिया, वो कल मौजूद थे वहां पर और अर्जुन बामनिया का भी मन नहीं है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़े। विकास बामनिया और राजकुमार रोध बहुत अच्छे दोस्त हैं। बिल्कुल, दोस्ती अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह, लेकिन वो इस सभा में मौजूद थे और अर्जुन बामनिया का भी मन नहीं है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन वहाँ की स्थानीय परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि अगर कांग्रेस पार्टी समझौते के तहत सारी सीटें लोकसभा और विधानसभा की सीटें बीएपी को देती है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता मायूस होगा, कांग्रेस वहाँ पर कमज़ोर होगी। इस दिशा में भी कांग्रेस पार्टी हालांकि सोच रही है और इसके चलते अब जो फैसला लिया है ये भी माना जा रहा है कि अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि जो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर उतारे हैं वो फाइनल कैंडिडेट हैं। अभी भी समझौते की गुंजाइश है। कुछ देर पहले हमारी राजकुमार रोध से भी बातचीत हुई, उनका कहना है कि आज शाम को फिर से बातचीत होगी, फिर वहाँ पर बैठेंगे, बीएपी के लीडर बैठेंगे, कांग्रेस से बातचीत लगातार अभी भी जारी है। फाइनली कल तक माना जा रहा है कि ये फाइनल होगा और खास रणनीति के तहत ही, चूंकि अर्जुन बामनिया सीनियर लीडर हैं, अर्जुन बामनिया का फॉर्म भी इसलिए रोका गया है कि अर्जुन बामनिया अगर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो वापसी। दो सेकंड। अर्जुन बामनिया को रोका गया या अर्जुन बामनिया ने खुद से फैसला लिया? सबसे पहला सवाल तो यही है ना। अर्जुन बामनिया पहले चुनाव लड़ना चाहते थे एक वक्त पे, लेकिन उसके बाद में जब उन्होंने जीत हार की परिस्थितियां देखी और मुझे लगता है परिवार के अंदर से उनको जो फीडबैक आया, सबसे जो क्लोज ग्रुप होता है वो सबसे अच्छा फीडबैक देता है, ऐसा माना जाता है। और जैसे कि अभी आपने उनके पुत्र के बारे में बात की जो रोध के साथ में थे और उनका बड़ा अच्छा संबंध भी है, मुझे ऐसा लगता है उनके घर के अंदर से ये जानकारी उनके पास आई कि ये चुनाव गड़बड़ हो जाएगा और हम दोनों को ही कुछ नहीं मिलने वाला और इसका सीधा सीधा फ़ायदा जो है वो मिलेगा बीजेपी को और मालवीया को। शायद ये वजह थी कि उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया। दूसरी बात ये है कि ये भी संभावना मुझे नज़र आती है कि कांग्रेस की तरफ से वो किसी न किसी एक उत्तर का इंतज़ार कर रहे थे और हो सकता है लास्ट मोमेंट पे जब नॉमिनेशन फाइल करने का तब उनको हिंट आया आप एक का तो कोई नॉमिनेशन फाइल कर ही दो, जो फैसला लेना है वो हम बाद में ले लेंगे। अब वो फैसले कहाँ से होते हैं आपको पता है, कांग्रेस में जो लीडरशिप चांसेस हैं कि उन्होंने अनुशासनहीनता नहीं की है, पार्टी लाइन को टो किया है। मुझे लगता नहीं है कि वो अनुशासनहीनता करेंगे। अगर भरना होता तो वो भरते और लड़ना होता तो लड़ते, पर पार्टी की तरफ से मुझे लगता है उनको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा कि आप किसी का भरवा दीजिए, जो संभावना है वो बाद में देखिए। ये भरना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि बागीदोरा सीट के ऊपर उपचुनाव होना है। कांग्रेस एक कार्ड तो अपनी जेब में रखेगी। कांग्रेस पूरी तरह से हरी झंडी सफाचट नहीं हो सकती उस इलाके में कि जो बात बाप कहे वो सारी की सारी बातें आप मान लो। बाप यानी कि बीएपी। अब कांग्रेस बाप रे बाप, हाँ बाप रे बाप, और कांग्रेस कहीं बाप रे बाप नहीं करने लग जाए आने वाले समय में कि दो ऐसे ज़िले हों जहाँ से कांग्रेस बिल्कुल साफ और वहाँ कोई अगर चुनाव लड़ रहा है बीजेपी के साथ तो वो बाप। तो ये प्रॉब्लम है कांग्रेस के साथ, एग्जिस्टेंस की लड़ाई है और कांग्रेस चाहती है एक सिक्का और एक कार्ड, एक कंचा तो कम से कम जेब में लेकर के। बागीदोरा के नाम का ऐलान हुआ पर लोकसभा सीट लगातार फंसी रही कांग्रेस की। अब संभावनाएं क्या है? या तो मुकाबला त्रिकोणीय रहेगा या नाम वापसी तक डामोर अपना नाम वापस ले लें अगर बीएपी के साथ बात बन जाती है तो यही पॉसिबिलिटी है ना। देखिए, अभी तक संभावनाएं गठबंधन को लेकर अभी भी संभावना बनी हुई है। एक रणनीति के तहत ही, जिस तरह की जानकारी है कि एक खास रणनीति के तहत अर्जुन बामनिया को रोका गया है
और उनकी जगह डामोर अरविंद डामोर है, उनका नॉमिनेशन फाइल करवाया गया है। और संभावना यही है कि अभी तक जो बातचीत जारी है उसके तहत बीएपी के साथ डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर गठबंधन हो जाए और जो जिनको कपूर सिंह, जिनको बागीदोरा से कांग्रेस पार्टी ने नॉमिनेशन फाइल करवाया, उसका समर्थन बीएपी कर दे। कांग्रेस पार्टी लगातार वही मांग यही कर रही है, बीएपी से समझौता यही कर रही है कि आप विधानसभा की सीट छोड़ दीजिए, लोकसभा में हम आपका समर्थन करेंगे। और स्वप्निल, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक जो बाप है वो समझौते के मूड में नहीं थी, लेकिन एन वक्त पर जब नॉमिनेशन फाइल कांग्रेस पार्टी करवा रही थी उस वक्त राजकुमार रोत का एक ट्वीट आता है और वो एक ट्वीट में कहते हैं कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन अगर बीएपी का समर्थन करता है तो हम बीजेपी को हरा पाने में सफल होंगे। तो कहीं ना कहीं बीएपी को भी ये लग रहा है कि जब तक कांग्रेस पार्टी का समर्थन बीएपी को नहीं रहेगा या गठबंधन के साथ नहीं आएंगे, वोट पोलराइजेशन होगा तो हम मालवीय को हरा नहीं पाएंगे। तो बीएपी भी अब इस मूड में है कि कहीं ना कहीं समझौता कर लिया जाए। चर्चा यही है, अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि एक सीट पर गठबंधन कांग्रेस पार्टी को दी जा सकती है, बागीदोरा विधानसभा बाई इलेक्शन है, वो कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट वहां पर रह जाए और लोकसभा में बीएपी का राजकुमार रोत जो कैंडिडेट है उनका समर्थन कांग्रेस पार्टी कर दे। नहीं, लेकिन अब देखिए कंफ्यूजन कितने मल्टीपल लेवल पर है। एक तरफ पहला नाम तो वो नाम जो कि वरिष्ठ नेताओं में गिना जाता है, पार्टी के पुराने चावल के तौर पर जाना जाता है। दूसरी तरफ एक नया चावल जो कि एनएसयूआई में एक वक्त सचिव रह चुका है। अगर कांग्रेस का एक युवा गुट हम मानकर चलते हैं तो उस गुट से जुड़ा चेहरा है जो हो सकता है फाइट दे जाए। मैं समझा नहीं, किसका जिक्र कर रहे हैं आप? मैं डामोर की बात कर रहा हूँ। हाँ, दोनों यूथ हैं। कांग्रेस पार्टी ने जिनको नॉमिनेशन फाइल करवाया, चाहे लोकसभा से हो या विधानसभा से हो, दोनों यूथ कोटे से हैं। और चूंकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय को रोकना कांग्रेस पार्टी की पहली और महत्वपूर्ण प्राथमिकता है, कांग्रेस पार्टी के संगठन को वहां पर मालवीय ने बीजेपी में जाने के बाद पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कोलैप्स कर दिया है। लगातार कांग्रेस के वहां के जो स्थानीय संगठन के जो पदाधिकारी थे उनको बीजेपी ज्वाइन करवाई, तो कांग्रेस भी पूरी तरह से समझौते के मूड में है। लेकिन तुक्के से एक ठीक ठाक प्रत्याशी हाथ लगा है। मैं ये कहना चाहता हूं, जिसको आप डमी कैंडिडेट सोच रहे थे, तुक्के से एक ठीक ठाक प्रत्याशी हाथ लगा है, क्या रिस्क लेना चाहिए कि नहीं उस पर? देखिए, लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है, बहुत बड़ा। आप लोकसभा चुनाव को इस तरीके से समझिए, मैं डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट को अगर मैं देखता हूँ तो इसको दो सेगमेंट्स में बांटना ज़रूरी है। आज आपने जो कुछ देखा वो रोत के लिए बात हो रही थी। आज से कुछ दिनों पहले जब आपने देखा, जब मालवीय वापस आए थे, तब सिर्फ मालवीय 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 हो रहा था। बांसवाड़ा का जो पूरा सेक्टर है, जो पूरा खांचा है, वहाँ पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय को ओवरकम करना या उनको किसी भी तरीके से हरा पाना, काउंटर करना कांग्रेस और बीएपी दोनों को मिलकर संभव नहीं है। लेकिन जब आप डूंगरपुर में आते हैं तो कहानी बदलती है। बीएपी ने जो सीटें निकाली वो कहाँ निकाली? बांसवाड़ा से एक भी सीट नहीं है। डूंगरपुर, उत्तरी डूंगरपुर से, दक्षिणी उदयपुर से उनके पास सीट्स हैं। यानी ये एक पर्टिकुलर बेल्ट थी, वहाँ से उन लोगों ने सीट्स निकाली। बांसवाड़ा के अंदर मालवीय का ही रहने वाला है। जहाँ तक डूंगरपुर का ताल्लुक है वहाँ बाप का अपर एंड रहेगा। तो ये कुल मिलाकर के स्थिति रहने वाली है इस बार के लोकसभा चुनाव की। और जहाँ तक आपने बात की डामोर की, मुझे नहीं लगता डामोर अभी उतने प्रिपेयर्ड हैं मेंटली भी। वो तो सोच रहे थे चला जाऊंगा साथ में माला पहनाने के लिए, और फिर देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, खुद को नॉमिनेशन फाइल करना पड़ गया। नहीं, भागते भूत की लंगोटी भली जब ये कहते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि वो लंगोटी पहनेगा कौन? गठबंधन होता है तो दूसरा या अपने ही वाले, ये थोड़ा सा देखने की बात होगी। लेकिन जिस ट्वीट की बात, राजकुमार रोत के ट्वीट की बात जो हुई, उन्होंने लिखा कि बीएपी को समर्थन करते हुए आईएनडीआईए में कांग्रेस सीट छोड़ती है तो हम और सभी रहवासी कांग्रेस आला कमान के आभारी रहेंगे और बीजेपी को धूल चटाएंगे। अब क्या ये किसी रणनीति का पार्ट रहा होगा? बीएपी को एन मौके पर आकर लगा कि नहीं, कांग्रेस भी अगर उम्मीदवार उतार देती है तो, क्योंकि अभी तक तो आप दिखा रहे थे 56 इंच की छाती, लेकिन एकाएक आपको समझ में आया कि नहीं, अगर कांग्रेस आ जाती है तो वो घट के 24 ना हो जाए। मैं बताता हूँ आपको इसके पीछे। कांग्रेस से एक बहुत बड़े लीडर हुए हरदेव जोशी, डूंगरपुर से आते थे, और टीएसपी क्षेत्र में उस ज़माने में तो उसका सेगमेंटेशन वैसा नहीं था, लेकिन टीएसपी क्षेत्र में आप ये कह सकते हैं कि वो सवर्णों को रिप्रेजेंट करते थे। बांसवाड़ा डूंगरपुर की परिस्थिति उल्टी इसलिए है टीएसपी इलाके की, वहाँ जो सवर्ण वोट बैंक है या अदर कास्ट है, जो ट्राइबल नहीं है, उनके वोट बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव अभी की डेट में है, आज की दिनांक में है, वो भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस का भी उसके ऊपर एक इम्प्रेशन है, कांग्रेस को भी वो वोट देना पसंद करते हैं। लेकिन बीएपी की जो पॉलिटिक्स है वो इस तरह की है कि वो उस सेगमेंट को, उस सवर्ण पॉलिटिक्स के अंदर अपने आप को बिल्कुल अनफिट पाते हैं। वहाँ से वोट बिल्कुल नहीं आने वाला। जो बीएपी टारगेट कर रही है वो उसकी एरिया को कर रही है जहाँ से कांग्रेस की वजह से उनको वोट आ सकते हैं।
अगर कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग होते हैं तो बीजेपी के पास वो वोट जाने बिल्कुल जीरो उसके चांसेस हो जाते हैं, और वोट जो कटेंगे वो बीजेपी कटेंगे, और लड़ाई जो होगी वो ट्राइबल के ऊपर होगी। ट्राइबल वोट आप आधे आधे मान भी लीजिए तो भी जो सवर्ण और दूसरे अदर कास्ट के वोट हैं वो सारे के सारे बीजेपी को शिफ्ट होंगे, और ये सीधा सीधा फायदा बीजेपी को देगा। ये है कांग्रेस। क्या राजकुमार रोत ने उस ट्वीट के जरिए लास्ट मिनट कोई मैसेज देने की कोशिश की हो? देखिए दिनेश, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इस बात को भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लास्ट मिनट में ये बताया कि ठीक है, अभी तक हम अपनी नाक ऊंची रखे हुए थे, लेकिन अब हम आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि नहीं, हम भी अब थोड़ा सा आपकी बात पर विचार करने को तैयार हैं, एक बार आप दोबारा सोच लो। लेकिन कांग्रेस के पास उतना समय बचा नहीं था। 2 घंटे के अंदर या तो रायता फैलाया जा सकता है या रायता समेटा जा सकता है। कांग्रेस ने रायता समेटा नहीं, फैला दिया। लेकिन क्या वो कोई लास्ट मिनट मैसेज था राजकुमार रोत का? 1 बजे आया ट्वीट। देखिए, समझौते की गुंजाइश कह सकते हैं कि जो राजकुमार रोत का ट्वीट आया और उसके बाद अर्जुन बामनिया का नाम बैक हुआ और डामोर का नाम सामने आया, तो ये समझौते की गुंजाइश है। और समझौते की गुंजाइश के तहत जैसा हम कह रहे हैं कि और राजकुमार रोत से कुछ देर पहले जब बातचीत हुई तो वो कह भी रहे हैं कि बातचीत अभी कांग्रेस पार्टी के साथ लगातार जारी है। तो दोनों का टारगेट यही है। देखिए, पहले आपने सुना होगा जब कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी और जिला प्रमुख का चुनाव था तो बीटीपी उस वक्त थी, बीजेपी का उदय नहीं हुआ था। तो बीटीपी को रोकने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हो गई थी। लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हो गई हैं। मालवीय के जाने के बाद, चूंकि वहाँ के प्रोमिनेंट लीडर थे महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस पार्टी के, और मालवीय के जाने के बाद कांग्रेस पार्टी एक तरह से गांठ बांध ली इस बात की कि भले ही हम चुनाव हार जाएं, लेकिन महेंद्रजीत सिंह मालवीय को रोकना हमारी पहली प्राथमिकता है। और इसी दिशा में ये गठबंधन कांग्रेस पार्टी का हम भी खेलेंगे वरना खेल बिगाड़ेंगे। कांग्रेस ये बात मान चुकी है कि वो तो ये सीट निकाल ही नहीं सकती। सच्चाई तो ये है, कांग्रेस अपने बाइंग गेम पे काम कर रही है कि हो सकता है बागी दौरा के लिए हमारे पास एक मौका बन जाए तो हम उस सीट पे लड़ रहे हैं। फेस सेविंग स्थिति में कांग्रेस आना चाहती है। कांग्रेस इस सीट को कंटेस्ट कर ही नहीं रही है। उसे पता है कि वो तीसरे नंबर पर रहने वाली है अगर वो लड़ती भी है तो, और उसके रहने से नुकसान अगर किसी को होता है तो वो राजकुमार रोत को होगा। कांग्रेस इस चुनाव को जीतने के लिए पोजीशन में पाती ही नहीं है। ये सच्चाई है आज की डेट की। तो निर्णय को लेकर वो उलझन में नहीं है, बस खुद में उलझन में है। खुद में उलझन में, और ये उलझन तो बताती है अगर आप नॉमिनेशन के आखिरी डेट पे आखिरी घंटे में ये तय नहीं कर पाए कि नॉमिनेशन भरना है कि नहीं भरना है। आप देखिए बीजेपी की टैक्टिक्स क्या होती है। बीजेपी कितनी प्रिसाइजली कितने समय पहले किसी चीज़ को डिसाइड करती है और फिर उसके लक्ष्य पर काम करना शुरू करती है। कांग्रेस आज तक तय नहीं कर पाई। यही हुआ नागौर में, वो तो लास्ट मोमेंट्स थे। आप ये समझ लीजिए कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ नागौर को डिसाइड किए। वहाँ भी इफ्स एंड बट्स करें या ना करें की स्थिति में वो उलझे ही रहे। ये दिक्कत है, ये कांग्रेस के साथ बड़ी दिक्कत है और इसका खामियाजा कांग्रेस को ही भुगतना पड़ता है। वो पहले ही तय कर लेते तो आज ये स्थिति नहीं आती। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि जब आपने नागौर की बात की दिनेश, ये भी तो हो सकता है ना कि नागौर में वो जानते हैं कि हनुमान बेनीवाल की टक्कर में हम नहीं हैं, लेकिन राजकुमार रोत को तो हम टक्कर दे सकते हैं। ये ईगो ये मानने पे तो विवश करेगा ही। देखिए, राजकुमार रोत को टक्कर देने का प्रश्न नहीं है, टक्कर महेंद्रजीत सिंह मालवीय को देनी है। और जैसा अभी राहुल जी ने कहा कि कांग्रेस ये मान चुकी है कि हम वो सीट नहीं जीत सकते। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि बातचीत में हनुमान बेनीवाल का एक कद और राजकुमार रोत का एक कद, किस कद के दबाव में कांग्रेस आई होगी? देखिए, दबाव का प्रश्न ये है, महेंद्रजीत सिंह मालवीय का दबाव है। दबाव ये है कि मालवीय को किस तरह से हराया जाए, और इसी बात को लेकर बीएपी इसका फायदा उठाना चाहती है कांग्रेस पार्टी के साथ। जो ब्लैकमेलिंग का खेल चल रहा था और अभी तक समझौते के मूड में बीएपी नहीं थी, और लास्ट मोमेंट पे राजकुमार रोत का ये ट्वीट आना और उसके बाद अभी भी गठबंधन को लेकर बातचीत जारी है, तो ये एक ब्लैकमेलिंग का खेल है। कांग्रेस पार्टी तो समझौते के मूड में इसको लेकर है कि मालवीय को किस तरह से रोका जाए। मालवीय कांग्रेस छोड़ के गए हैं तो उनको रोकना कांग्रेस पार्टी की पहली प्राथमिकता है। तो मालवीय को रोकने के लिए कांग्रेस समझौते के मूड में, और सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी का वहाँ कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसको चुनाव लड़ा दिया जाए और वो सीधी फाइट वहाँ पर मालवीय को दे सके। दूसरी बात, संगठन सेंटेंस में यहाँ पर बस कहना चाहता हूँ ताकि एक आध खबर को और ले सके। एक इस सीट को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, एक पॉइंट में थोड़ा सा देता हूँ। राजकुमार रोत की जो आपने देखा वो नॉमिनेशन के लिए इतना बड़ा लवाजमा था, उसमें एक ऐसी संख्या भी थी जो बीजेपी के खफा लोगों की थी। वो लोग हैं जो बीजेपी को पसंद करते हैं दिलो जान से, लेकिन उनको मालवीय पसंद नहीं है। अब चूंकि मालवीय पसंद नहीं है तो वो एक टेक्टोनिक शिफ्ट है अंदर नीचे की तरफ। आप देखेंगे भूगर्भीय हलचल है बांसवाड़ा डूंगरपुर की पॉलिटिक्स। कोई बड़ी बात नहीं कि हो सकता है उसमें से कुछ चेहरे कांग्रेस के भी हों। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, कांग्रेस के चेहरे तो थे ही। अगर जो नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं उनके खुद के पुत्र वहाँ खड़े हुए थे, तब तो आप देख लीजिए कितने सारे लोग थे। ठीक है, ये कुछ वैसा ही है कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे।
वाला हिसाब किताब है मोटे तौर पर, जितना आपने देखा। लेकिन ऐसी एक घटना कांग्रेस के साथ और हुई है जिसमें हम तो डूब ही रहे थे, तो तुमको तो लेकर डूबेंगे, भले ही हम अपनी नैया कहीं और पकड़ लेंगे। गौरव वल्लभ आज देखिए, कांग्रेस के लिए आज का दिन उनकी उलझनों को साबित करने वाला रहा, बीजेपी के लिए नहीं। सब कुछ क्लियर कट चल रहा है, प्रचार अपने जोरों पर है, कहीं कोई ऐसी बड़ी बीमारी नजर नहीं आ रही है जिसके लिए विशेष तौर पर कुछ नंबर्स को डायल कर दवाइयां मंगवानी पड़े। ऐसी कोई स्थिति बीजेपी में नहीं, कांग्रेस में ही उलझन थी। गौरव वल्लभ ने कहा कि तुम डूबो सनम, हम तो जा रहे हैं नैया बदल। तो टाइमिंग बहुत अच्छी लगी। कल रात को आप देखिए 12 बजे के लगभग संजय सिंह बाहर आते हैं और आने के बाद में वो जब पूरा देश सो रहा होता है तब वो एक भाषण दे रहे होते हैं। और आज सुबह वो गजब का भाषण दे रहे हो। आज वो जब भाषण चल ही रहा होता है और सुर्खियां बटोर ही रहा होता है, इतनी देर में गौरव वल्लभ का इस्तीफा आता है और उसके बाद में वो सारी खबर को दबा जाता है। टाइमिंग बीजेपी के लिए बहुत अच्छी थी। संजय वाला एपिसोड बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता था अगर वो एक दिन खिंचता तो, लेकिन गौरव वल्लभ के आने के बाद में वो टाइमिंग जो मिलनी चाहिए थी संजय को, वो किसी भी चैनल पे नहीं मिल पाई, क्योंकि गौरव वल्लभ का आना इतने, कहना चाहिए अब मॉडर्न एरा के खाटी कांग्रेसी का, जो कांग्रेस को कांग्रेस से ज़्यादा समझता हो और डिफेंड करना जानता हो। हम दोनों भी तो स्क्रीन पे उसी खबर पे बिजी थे। और देखिए वो जब वापस आ गए तो फिर वो अगर वापस गया, वो अगर पार्टी छोड़ के चले गए और बीजेपी में चले गए, बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस के लिए, डिजास्टर है ये। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा अलग व्यू रखता हूँ। मुझे डायरेक्ट नुकसान तो नहीं, पर इनडायरेक्ट बहुत से नुकसान नजर आते हैं। मुझे मोटे तौर पर गौरव वल्लभ के जाने पर इनडायरेक्ट नुकसान ही नजर आते हैं। देखिए, कांग्रेस ने जमशेदपुर से पहले चुनाव लड़ाया, उसके बाद लोकसभा का जमशेदपुर से लड़ाया, विधानसभा का उदयपुर से लड़ाया, और शायद 36,000 वोटों से ऐतिहासिक हार हुई थी उनकी। तो मोटे तौर 500-600 लोग थे उनके रोड शो में। तो कांग्रेस पार्टी को नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट, हम डायरेक्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं। पीछे कारण बताता हूँ। कांग्रेस को बचाने वाले या कांग्रेस को कई लोग ऐसे हैं, जब आप सुनने में कई बार अच्छा नहीं लगेगा, लोग बोलते हैं प्रवक्ताओं के हिसाब से, वक्ताओं के हिसाब से कांग्रेस बांझ हो गई है, कोई बचाने वाला या बोलने वाला बचा ही नहीं। गौरव वल्लभ उस श्रेणी के लोग थे, संबित पात्रा को भी चुप करते थे, को सुधांशु त्रिवेदी को काउंटर करने का मादा रखते थे और तैयारी के साथ। लेकिन देखिए, जाते जाते क्या बोल गए कि सनातन वाला जो पॉइंट उन्होंने छोड़ा, इनडायरेक्ट नुकसान। अब जब आज माहौल हवा उस टाइप की चल रही है और उसी जैसा बयान अगर दे दें तो एक बार की तो सब पहले उसमें कैच करेंगे बॉल को। बिल्कुल सही है। देखिए, ये तो जो भी बीजेपी कांग्रेस छोड़ रहा है और बीजेपी में जा रहा है, आप अभी थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे महेंद्रजीत सिंह मालवीय का, उनके भी सेम सेंटेंस थे कि राम मंदिर को लेकर जो प्रस्ताव ठुकराया कांग्रेस पार्टी ने, उससे मेरा मन आहत हुआ है। लेकिन ये मौका परस्त राजनीति है। आज चाहे बात प्रोफेसर गौरव वल्लभ की हो रही हो, उससे पहले कल विजेंद्र सिंह छोड़ के गए थे, और विजेंद्र सिंह को तो आपने देखा होगा मुक्केबाज, जब राहुल कसवा की ज्वाइनिंग हुई थी उस दिन हरियाणा के एक एमपी राहुल कसवा और तीनों एक होकर फोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन जब टिकट नहीं मिला और टिकट, विजेंद्र ने तो रात में सोने से पहले राहुल गांधी को ट्वीट किया है, राहुल गांधी को रिट्वीट किया है। और जब किसी ने उनसे ये सवाल पूछा कि भाई रात में आपने ट्वीट किया और सुबह आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो बोले वो बस रात में सोने के बाद मूड बदल गया। तो खैर इस तरह का जवाब विजेंद्र ने दिया। लेकिन एक पॉइंट और मुझे बहुत अच्छे से याद आता है, उदयपुर राजस्थान में जब उदयपुर से गौरव वल्लभ को पार्टी ने कॉन्टेस्ट करवाया, तो गौरव वल्लभ का ये कहना था कि देखिए मैं सिर्फ उसी तरफ होता हूं जिस तरफ सच्चाई होती है, और कांग्रेस की तरफ सच्चाई है इसलिए मैं उस तरफ हूं। 3 महीने में वो सच्चाई कांग्रेस से चली गई है गौरव वल्लभ के हिसाब से, अगर हम मोटे तौर पर देखें तो। अगर कोई कांग्रेस में उलझन में नहीं है, पूरी कांग्रेस पार्टी उलझन में है, अभी तक हम यही बात कर रहे हैं, एक शख्स है जो उलझन में नहीं है और वो शख्स है लोकेश शर्मा। उन्होंने एक गजब का बयान दिया है, आज दिनेश को पता भी होगा, गजब का बयान दिया उन्होंने कि हार के कारण तो ढूंढे नहीं, आप तो कहने लगे वोट प्रतिशत बढ़ गया, हार की चिंता से बढ़कर देश की चिंता होती है और आप उस पर पर्दा डाल दे रहे हो। वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, वो क्रिस्टल क्लियर है। उनका टारगेट क्लियर है। कांग्रेस का टारगेट क्लियर नहीं है, लेकिन लोकेश का टारगेट क्लियर है। उनको किसे टारगेट करना है, कितना टारगेट करना है। और अभी आप देखिएगा वो जैसे ही थोड़ा वक्त बीतता है वापस एक ट्वीट करते हैं और पानी में पत्थर फेंक करके भाग जाते हैं। उसके बाद में सब मजे लेते रहिए। लोकेश के ट्वीट से फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन हमारे जैसे खबर नवीशों को वो पढ़ने में और पढ़ाने में और समझने में समझाने में बड़ा मजा आता है। वही हमने कहा ना, हम सब क्रिस्टल क्लियर हैं। लोकेश शर्मा, राहुल जी ने ठीक कहा, लोकेश शर्मा का टारगेट क्लियर है, उनको किसको टारगेट करना है। वो बार बार कहते हैं कि मैंने चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री को पूरा फीडबैक दे दिया था और ये तमाम बातें कह दी थी, लेकिन इन पर मंथन नहीं किया गया, चिंतन नहीं किया गया, बदलाव नहीं किया गया। तो वो तो अपनी बात को बड़ी करना चाहते हैं।
और उनका टारगेट क्लियर है और वो पूर्व सीएम को लगातार टारगेट। विधानसभा चुनाव की जब मतगणना चल रही थी उसी दिन उनको वो क्लैरिटी आ गई नहीं तो ये वो जगह है जहां पर बैठकर उन्होंने हमारी ये सहयोगी है राखी उनसे ही बातचीत की थी, ये इसी जगह पर बैठकर। हाँ, और अब मैं एक और चीज, एक क्लैरिटी और आई है कि नहीं आई है भगवान जाने, लेकिन जब सचिन पायलट से किसी ने ये पूछा कि क्या वैभव गहलोत का प्रचार करोगे, तो क्यों नहीं करूंगा, पिछली बार भी किया था। क्या खेल रहे हैं सचिन पायलट, अद्भुत। ये होता है एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन। मुझे तेंदुलकर बोलना चाहिए था, पायलट नहीं। पर उन्हें बहुत अच्छा सुखोई जेट उड़ाया है और काबिल तारीफ उनका बयान है और स्टेटमेंट है और बहुत मैच्योर और बहुत पका हुआ स्टेटमेंट है। सचिन पायलट जिस तरह से मुझे इस लोकसभा चुनाव में दिखाई दे रहे हैं, उनकी मैच्योरिटी देखते ही बनती है। कई बार कई लोग उनको तोला करते थे इस आशय के साथ में कि बड़ा जल्दी वो टेम्पर लूज करते हैं, लेकिन मैंने अब जब उनके स्टेटमेंट सुने तो मुझे लगता है कि वो बहुत पके हुए पॉलिटिशियन की तरह बिहेव कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वो उन्होंने उस वक्त भी टेम्पर लूज किया जिस वक्त के बारे में हम कांग्रेस में दो गुटों की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो शांत रहे, अलग अलग चले गए, हरियाणा जाके बैठ गए, लेकिन कोई बयान, कोई भी इस तरह का बयान जिस तरह के उन पर आ रहे थे, कोई पलट कर दिया नहीं। बयान देने की स्थिति में तब वो थे नहीं, लेकिन आज वो बयान देने की स्थिति में है और आज वो चाहते तो कुछ बोल सकते थे। उनके बोल दिया ना, उचियाटा रगड़ाई से आए। बॉल उनके कोर्ट में थी। अब ये रगड़ाई की बात तो ठीक है, एक छोटी मोटी चुटकी ले लें, पर उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं क्या सब्जी बेचने आया हूँ, मैं आलू बेचने आया हूँ। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने बहुत संयमित तरीके से कहा मुझे जाना पड़ेगा, पार्टी का काम है, बिल्कुल जाऊँगा और बाकी सारी चीज़ें मैं पीछे बुला चुका हूँ, जो भी गया वो बीता। उन्होंने बॉल को दूसरे कोर्ट में डाल दिया कि अब आप समझिए। और ये और बॉल को हल्का सा ट्विस्ट, हल्का सा स्पिन भी दिया। आपने देखा होगा कई बॉलर्स नहीं थूक लगा के बॉल को घिसते हैं ताकि वहां पर मना है आजकल कोरोना। आप क्रिकेट से दूर। हाँ, मैं क्रिकेट से थोड़ा सा दूर ही हूँ, लेकिन हाँ, क्या आपने दिल से माफ किया, ये भी सवाल पूछा गया सचिन पायलट से। तो सचिन पायलट ने कहा कि दिल से ही माफ किया जाता है। 2 wrongs don't मेक अ राइट, मतलब 2 गलत चीजें कुछ राइट नहीं बना सकती, इसलिए मैं शांत रहा। देखिए, जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि माफ़ी तो दिल से ही होती है, तो और माफ़ी का प्रश्न नहीं है। जब कांग्रेस हाईकमान ने कहा कि और ये फॉरगेट फॉर पूर्व मुख्यमंत्री ने भी कही थी ये बात, भूलो और आगे बढ़ो, और यही इसी बात को लेकर सचिन पायलट ने भी कहा कि मैं तो कांग्रेस हाईकमान ने जो बात मुझे कही उसके बाद मैं आगे बढ़ चुका हूँ। और जहाँ तक बात है कि वैभव गहलोत के प्रचार की, तो आज सभी सीनियर नेता वहाँ पर थे लेकिन सचिन पायलट नहीं थे। तो सचिन पायलट तो जाएंगे, लेकिन डिमांड आएगी, बुलाया जाएगा। हाँ, एक छोटी सी बात, बहुत छोटा सा कमेंट। आई डोंट फॉरगेट एंड आई डोंट फॉरगिव नहीं, आई फॉरगेट बट आई डोंट फॉरगिव। हाँ, आई डोंट फॉरगेट। अब भूल तो वो सकते नहीं है और भूलना उनको चाहिए भी नहीं। फॉरगिवनेस उनकी काइंडनेस बताएगा, उनका बड़प्पन बताएगा। जो मैं बात यहाँ पर जोड़ना चाह रहा था, महत्वपूर्ण है कि सचिन पायलट इस बार खास तौर पर ये कहते हुए निकले कि साहब मैं भूल चुका हूँ, लेकिन जिसके मुतालिक जिनके लिए वो ये बात कह रहे थे वो ये कहा करते थे कि हर गलती सज़ा मांगती है। तो क्या अब वो सिक्का पलट गया है, अब वो गलती किसी और के लिए सज़ा मांगेगी? ये अब भविष्य को, गलतियों की सज़ा तो पेंडिंग है, और विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि पिछले साल से पेंडिंग है। ये भी कांग्रेस की एक उलझन है, और कांग्रेस की उलझन से ही आज की सुर्खियों से आगे की हमने शुरुआत की थी। और आपने देखा एक खबर के आसपास सारे दिशाओं पर घूमना पड़ा, सिर्फ बात आगे की नहीं थी, दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ की थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।